सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हमारा ग्रेविटेशन का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग को देखना है फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, फ्लोटेशन। क्योंकि सीबीएसई ने हमारे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, फ्लोटेशन हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में सीबीएसई आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो इसे आप पढ़ ही लीजिए। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्या करें, इंसान के पास इनर्शिया है, आलसी बहुत होता है, जैसा कंडीशन में वैसा ही रहना चाहता है वो। तो बता ही देते हैं क्या लिखा हुआ है। अब क्या पता दिखे ना दिखे, किसका क्या पता। लेकिन सुना है तो सबको ही दे सकता है, नहीं सुना है तो सब तो इधर दो दो ईयरफोन ठूस के बैठते हैं सब। तो चलिए देखते हैं आप थोड़ा। तो इसमें जो हम पहला टॉपिक जो बताया था, थ्रस्ट, प्रेशर, फ्लोटेशन, इसी के अंदर आपका डेंसिटी आता है। ठीक है, तो थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट पर, अब थ्रस्ट मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं, थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट वो फोर्स ही होता है, फोर्स। ठीक है, लेकिन वो कैसा फोर्स होता है, फोर्स जो होता है, लेकिन कैसा, द परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स आप देखिए, आप ऐसे भी लगा सकते हो ना। आप ऐसा है तो आप ऐसे ही फोर्स लगा सकते हैं, कुछ इस डिग्री, कुछ इतना एंगल पे, या तो कुछ ऊपर से आप ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन जो परपेंडिकुलर मतलब जो सीधा पड़ता है, ऐसे कुछ 90 डिग्री पे एकदम पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे, वो जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, तो थ्रस्ट हो गया फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली। अब सबको परपेंडिकुलर का साइन तो पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए, पता हो गया आज। ठीक है, तो वो होता है आपका फोर्स, सॉरी थ्रस्ट। फोर्स वो तो अलग ही चीज है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो थ्रस्ट भी आप उसको बोल सकते हैं। क्योंकि अभी का जो हम लोग का टाइम है उसमें हम लोग को सब परपेंडिकुलर ही फोर्स दिया जाता है, मेनली हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स ही पढ़ना रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक जो है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द फोर्स, फोर्स या थ्रस्ट, इसको अच्छे से अगर लिखे तो थ्रस्ट ही बोलिएगा इसको। थ्रस्ट एक्टिंग अपॉन एन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया, सिर्फ एरिया नहीं, यूनिट एरिया। मतलब आप कैसा यूनिट पे ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक बॉक्स रखा है आपके पास, ठीक है, इसको आप कहीं रखे हैं कोई सरफेस पे, तो ये जो सरफेस पे आप रखे हुए कोई यूनिट एरिया, मतलब कुछ मीटर स्क्वायर या कुछ का कोई यूनिट होगा ना, तो कुछ यूनिट एरिया, इसलिए यूनिट एरिया बोला जाता है वहां पे, क्योंकि उसका कोई यूनिट होता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और क्या किलोमीटर स्क्वायर। उतना बड़ा ऑब्जेक्ट तो अभी तक बन गया तो अच्छा ही है, किसका क्या जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका जो थ्रस्ट जो है, जो आपका कोई एक यूनिट एरिया पे जो प्रेशर लगाता है, जैसे कि हम इस बोर्ड को दबा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा है, इतना यूनिट एरिया मान लीजिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, मीटर तो होगा नहीं। तो ये जो मीटर स्क्वायर एरिया पे जो आपका प्रेशर पड़ा, ये हो गया फोर्स पड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो फोर्स का आपका इसी से एक फॉर्मूला आता है, प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट स्लैश फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका यूनिट जो है, इसका जो यूनिट है, इसका दो यूनिट होता है। एक तो यूनिट हो गया आपका इसका ऐसा यूनिट, अब थ्रस्ट का तो पता, फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। सिंपल लॉजिक, कोई ज्यादा दिमाग का झमेला नहीं है। अब हम लोग इसका प्रेशर का यूनिट देख सकते हैं, इस फॉर्मूला को लिख देते हैं अच्छे से। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट स्लैश ऑब्लिक है, ठीक है, इसको थ्रस्ट और एक सब थ्रस्ट ही लिखते ना, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यहां से आपका प्रेशर आप देख सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन है। और एरिया का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, या कोई भी ऐसा मीटर का स्क्वायर होता है मेनली, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो आप प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट। एक ऐसा यूनिट ये हुआ, और एक और ऐसा यूनिट होता है हमारा, जिसको हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, जो मेनली यूज होता है ऐसे, वो है आपका पास्कल, पास्कल। ठीक है,
ये एक साइंटिस्ट का नाम पे रखा गया, पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट से। ठीक है, ये होता है आपका प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का कुछ जो है, जो हमारे डेली लाइफ में जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो तो जो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो देखना ना। तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा, क्या लिख सकते हैं, अंग्रेजी 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 में क्या लिखेंगे उसको। तो हो गया आपका सम डेली ऑब्जर्वेशंस ऑफ किसका, प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर, सम डेली ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो होता है, हम लोग बच्चे इतना भारी भारी बुक अपने कंधे में ले जाते हैं, तो किस में ले जाते हैं, तो बैग में। तो बैग स्ट्रिप जो होता है, बैग स्ट्रिप क्या बोल देंगे, टू डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, हम लोग टू डिक्रीज प्रेशर, प्रेशर को जो है इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसके कारण जो है हम लोग का लिखा जाता है। जैसे हम लोग का क्या हो जाता है, वहां पे प्रेशर का फॉर्मूला लिख देते हैं ऊपर में यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू एफ बाई ए कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, एफ बाई ए। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल प्रेशर का फॉर्मूला। इसको बॉक्स कर देते हैं। ये होता है हमारा नॉर्मल प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से आपका, अगर आपका फोर्स अगर कांस्टेंट हुआ, मान लीजिए फोर्स अगर कोई कांस्टेंट है, आप मतलब उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना आप 5 न्यूटन ही लगा रहे हैं या 10 ही न्यूटन लगा रहे हैं, आपका ये एरिया सेम है, तो मतलब आपका फोर्स कांस्टेंट हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं सर, पी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकला वहां से। ठीक है, अगर ये आपका, तो मतलब क्या, एरिया अगर इंक्रीज करेगा, एरिया अगर इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या होगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर एरिया डिक्रीज हुआ तो प्रेशर एक्सर्टेड, जो उसका वो प्रेशर लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ आप सुबह वाला प्रेशर ना समझे, ये अलग प्रेशर की बात हो रही है, सुबह वाला प्रेशर अलग होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक। और अगर एरिया कांस्टेंट है, मतलब मान लीजिए जैसे कि हम अगर फोर्स लगा रहे, ठीक है, इतना ही एरिया पे लग रहा, ठीक है, इतना ही एरिया पे मान लीजिए हम ऐसे हाथ से फोर्स लगाए, तो इसका एरिया तो सेम रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा जितना एरिया पे लगा है। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, फोर्स बढ़ा देते हैं, फोर्स अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और फोर्स घटा देते तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक और कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, अप्लाइड F या अप्लाइड फोर्स, थ्रस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, बहुत कुछ बोल सकता है। अब थोड़ी ना कि वो अलग हो जाएगा, क्योंकि अब इंग्लिश में तो जानती है, नाम एक नाम अनेक काम। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं एक को, कि हम लोग का जो स्कूल बैग का स्ट्रिप या बैग का स्ट्रिप इज ब्रॉड। हम लोग देखते हैं बैग का स्ट्रिप जो होता है ब्रॉड होता है, ब्रॉड होता है। किस लिए ब्रॉड होता है, टू डिक्रीज द प्रेशर, इन ऑर्डर टू डिक्रीज प्रेशर, डिक्रीज exerted pressure, exerted pressure, ये हो गया है। अब ये तो सब जानता है कि पढ़ाई का बोझ इतना है बच्चों पे कि वो लोग ना चाहते हुए भी उन लोगों को हजारों 10 किलो 20 किलो का बुक अपने कंधे पे उठाना पड़ता है, तो कुछ तो उसके लिए कुछ तो करेगा ही। तो इसलिए हमारे साथ अच्छे भी काम हुए हैं, लेकिन बुरे काम की वजह से अच्छे हुए हैं। तो इसलिए आप उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो जो है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये हो गया एक। अब ये दूसरा जो है, एक है आपका शार्प नाइफ, या शार्प नाइफ बोलते हैं उसको, शार्प, अंग्रेजी को मारो गोली। आपका हो गया क्या, शार्प नाइफ
उस पे अगर आप गौर कीजिएगा तो वो चाकू का जो होता है आपका नीचे वाला एरिया जहां से हम लोग कट करते हैं उसको, तो वहां पे क्या होता है वो शार्प होता है बहुत, मतलब उसका एरिया बहुत कम होता है, कुछ सेंटीमीटर्स या 0.0 कुछ सेंटीमीटर्स होता है। ठीक है, तो शार्प नाइफ उसका क्या होता है, इट्स शार्प नाइफ हैज हो जाएगा यहाँ पे, शार्प नाइफ हैज वेरी लेस एरिया so that applied pressure upon that area will increase। ठीक है, ये हो जाता है आपका कि शार्प नाइफ का क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है उसका नीचे का, जहां पे आप देख सकते हैं जहां से हम लोग कट करते हैं, वहां से कट इजिली इसलिए होता है क्योंकि वो एरिया बहुत कम है, इसलिए वहां पे अप्लाइड फोर्स जो होता है, या सॉरी अप्लाइड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण जो है इजिली कोई भी ऑब्जेक्ट कट हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु अगर वो शार्प आप नाइफ को उल्टा कर दीजिए, नाइफ को उल्टा करने के बाद आप काट के देखिएगा, कटता है नहीं, क्योंकि उसका एरिया जो है नीचे वाले कंपैरिजन में मोटा होता है। या फिर अगर बोलता ना कि हम लोग बहुत बार अगर बहुत दिन हो जाता है चाकू चलाते चलाते तो उसका नीचे का जो एरिया होता है घिस जाता है और मोटा हो जाता है, तो ब्लंट बोलते ब्लंट नाइफ, तो उसका एरिया ब्रॉड होने के कारण जो क्या होता है वो काटने में से मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा ही उसमें दम लगाना पड़ता है तब भी नहीं कटता है, तो वो इसी कारण होता है। और अगर आप देखते कभी कभार होता है कि अगर कोई चीज नहीं कट रहा तो क्या करते हैं, चाकू का जो आगे का स्टार्टिंग पर जो नुकीला पॉइंट ऐसे करके निकला हुआ रहता है, तो वहां से हम लोग पहले घुसाते हैं, उसके बाद उसको कट करते हैं, तो वो एरिया और भी कम हो जाता है, इसलिए वहां से और जल्दी वो अंदर चला जाता है और कट कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ट्रक हो गया, टैंक का नीचे जो होता है आपका मेटल बेल्ट लगता है, ताकि वो जो टैंक, जो इतना बड़ा टैंक है उसका वेट है जो अर्थ संभाल पाए, नहीं तो क्या पता कब जमीन में धंस जाए, किसको क्या पता कब क्या हो सकता है। तो ये सब हो गया नॉर्मल एप्लीकेशन था। यहाँ पे आता है आपका न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो बनेगा आप लोग के लिए, क्योंकि अब हर कुछ अगर इसमें बनाएंगे तो वो वीडियो का लेंथ कुछ हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग, कहाँ पे चलते हैं, अब क्या है हमारा डेंसिटी है शायद। ठीक है, तो रोटेशन अब स्टार्ट होने वाला है, डेंसिटी पढ़ना है अब हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है कि आपका जो फोर्स अप्लाइड है वो है 5 न्यूटन, एरिया है जो यहाँ का 5 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर जो होता है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए इधर, तो P इज इक्वल्स टू 5/5 पास्कल, PA होता है सिंबल, पास्कल का सिंबल PA, 5 कैंसिल इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल हो गया। या नहीं तो सीबीएसई तो इतना महान है नहीं जो हम लोग को जीने देगा शांति से, इतना इजी क्वेश्चन कभी देगा नहीं जिंदगी में, तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के, लेकिन आप बस इसको यहाँ से वहां से यहाँ कर दीजिए, आपको नया नया फॉर्मूला बनते रहेगा, क्योंकि होता ही कुछ ऐसा है। जैसे आपका यूक्लिड ज्योमेट्री में उसका अगर आप पोस्टुलेट पढ़े होंगे, उसमें एक होगा कि इक्वल एडेड टू इक्वल बिकम इक्वल। अब भैया ये तो कोई भी जानता है, अगर 2 और 2 इक्वल है तो इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे, इसमें भी अगर हम 1 जोड़ेंगे जो इक्वल है तो इक्वल ही आएगा। लेकिन वो महान साइंटिस्ट था, वो बस बक दिया तो महान बन गया, वो उसका लिखा गया बुक में, और हम लोग वही बात बोलेंगे, कौन देखता, हम लोग पूछने भी कौन आएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक जो है हमारा डेंसिटी। लेकिन आपको मैक्सिमम बुक में शायद पहले बॉयंसी बताया जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लास्ट में आपको डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी बताया जाएगा। लेकिन अगर आप डेंसिटी पहले समझ लीजिएगा तो आपको वो सब जानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो इसको जब आप शुरू कीजिएगा तो पहले आप समझ लीजिए डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी वो है जो आपका क्या होता है डेंसिटी, हाँ, डेंसिटी को आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि वो आपका कोई चीज का ऑब्जेक्ट का थिकनेस है, वो कितना थिक बोल सकते हैं वो होता है, जैसे गाढ़ापन बोल सकते हैं उसको। तो जैसे कि आप बोलते हैं कि वो चीज ज्यादा गाढ़ा है, तो आप गाढ़ापन क्या देख के बोलते हैं, वो चीज आप जैसे कि बोलते हैं ना कि दही जो है दूध से ज्यादा गाढ़ा होता है, अब वो ज्यादा थिक होता है। क्यों थिक, वो जो होता है क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, ये आप डेंसिटी के टर्म में थोड़ा समझिएगा, दोनों मिला रहे, थोड़ा अच्छे समझिएगा।
ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है। गाढ़ापन जो इधर हो गया, ठीक है, वो जो होता है आपका, उसको आप डेंसिटी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। अब डेंसिटी यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या, कि उस ऑब्जेक्ट का आप तो वेसल सेम ले रहे हैं। आप लीजिए, मान लीजिए एक आप कटोरा लेते हैं, आप गिलास लेते हैं, ठीक है, गिलास। आप एक क्या लेते हैं, आप एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, आप एक क्या लिए, एक ग्लास लिए, ठीक है, एक ग्लास लिए, ये ग्लास। आर्टिस्ट का सम आर्टिस्ट होते हैं, 2 ग्लास लेते हैं, ठीक है। 2 कॉपी बन जाए ना, बन जा। अच्छा जो भी है, ठीक है, दोनों मान लीजिए सेम वॉल्यूम है इसका, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम है। ये इसका जो V है, ये V, ये V1 V2, तो V1 इज इक्वल टू V2 है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम सेम है और दोनों ऊपर तक भरा हुआ। यहाँ इसमें क्या है आपका, इस कंटेनर में जो है आपका क्या है, आपका मिल्क, और इस कंटेनर में जो है आपका यहाँ पे भरा हुआ क्या है आपका, यहाँ पर कर्ड। कर्ड मतलब दही, कर्ड माने दही, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ज्यादा जो है, आपको ज्यादा मुश्किल किसमें होगा, आप अगर उसमें उंगली डालते हैं, आपका मन किया, आपका अंदर का कीड़ा जाग गया, आपका मन किया कि हम उसमें उंगली डालें, तो जब आप उंगली आप मिल्क वाले में डालिएगा तो इजिली घुस जाएगा, लेकिन हम दही वाले थोड़ा सा ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने से क्या हो जाता है हम लोग का ज्यादा, तो आपको बोयंसी ज्यादा हो जाता है। बोयंसी तो आगे हम लोग देखेंगे ही, तो थोड़ा सा जनरल आइडिया, डेंसिटी बोयंसी सब एक ही, अगर आप एक ही बार में समझिए तो अच्छा, नहीं तो उसको तो अलग अलग टॉपिक में समझाएंगे ही। तो यहाँ पे जो होता है कि आप इससे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सकता है, जो आपका थिकनेस जो हम बताए वो क्या हुआ इसमें, कि आप यहाँ देख सकते हैं वेसल सेम है, वेसल का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, लेकिन जब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब आप इसका जो मास होगा, आप दोनों को आप वजन कर लीजिए, इसका मास जो है कम आएगा, इसका मास ज्यादा आएगा, तो डेंसिटी के ऊपर भी मास डिपेंड करता है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका डेंसिटी। डेंसिटी जो है मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक डेफिनेशन निकलता है जो, ठीक है, जो आपका डेफिनेशन निकला वो है कि आपको जिसको लिखने से आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 0 नहीं मिलेगा उससे। अगर आपका 0 लाना है तो जो हम समझाए उसको लिख दीजिए, क्योंकि जैसे 3 इडियट में देखे होंगे, आप नॉर्मल चीज को कॉम्प्लिकेट करके बोलेगा, आपको टीचर जब मुंह से थू निकाल के मार्क्स देगा आपको, लेकिन अगर आप उसको सिंपल भाषा में बोलिएगा, आपको इधर घंटा मिलेगा, आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेट कैसे लिखेंगे हम लोग, तो डेंसिटी, दी डेंसिटी इज डिफाइंड एज mass of a substance contained in an unit volume, ठीक है। अब वॉल्यूम है तो कुछ तो यूनिट होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, ये हो जाता है आपका उसका यूनिट, ठीक है। जब यहां से डेंसिटी हो गया, ये हो गया उसका डेफिनेशन। तो यहां से आप इसका आपका जो एक फॉर्मूला निकलता है, आपका डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो होता है आपका क्या हो जाएगा, मास इन एन यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एन यूनिट एरिया, वैसे मास अपॉन एन यूनिट वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप डेंसिटी का डिनोटेशन जो होता है वो होता है आपका रो से डिनोट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो होता है, रो होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, स्पेलिंग ठीक से याद नहीं आ रहा है हमको, लेकिन रो या रो ऐसा बोलते हैं कुछ। ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक भाषा तो हम जानते नहीं, हम ठहरे हिंदुस्तानी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी समझना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो आप इसको अगर आप इसको एक्सप्रेशन में लिखते हैं, जैसे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसको लिखने से वाह वाह और मार्क्स मिलेगा आपको, क्योंकि आपने और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ये हो जाता है आपका मास m अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल बी लिखेगा, स्मॉल बी मतलब वेलोसिटी, कैपिटल बी,
ठीक है, ये हो जाता है आपका डेंसिटी। तो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि किसका क्या डेंसिटी होता है। डेंसिटी जैसे कि आपका वाटर का डेंसिटी और लोहा का डेंसिटी, आइस का डेंसिटी और किसका, लकड़ी का डेंसिटी, जिसके बारे में आपको हम लोग को मेनली जानना है। और आपको जानने में आश्चर्य होगा, जो आप मरकरी सुने ही होंगे, एकलौता मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। उसमें जो है आपका लोहा, आयरन का जो नेल अगर आप रखें ना, वो भी ऊपर तैरेगा। तो जो तैरना होता है वो बुएंसी के टर्म में आ जाएगा, आपको बुएंसी में समझ में आ जाएगा वो क्यों तैरता है उसमें, और किस लिए नहीं तैरता है, क्या होता है, वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको भी अब आगे बढ़ाया जाए। नहीं बढ़ाइएगा तो आप लोग पता नहीं क्या कीजिएगा, हमको तो कुछ नहीं होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बस भले उधर विद्रोह हो जाए, ठीक है। तो डेंसिटी चलते हैं, थोड़ा डेंसिटी हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 1 मीटर क्यूब लेते हैं, 1 मीटर क्यूब आप अगर इधर एक आप कंटेनर ले, इसका वॉल्यूम कितना आपका V = 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाता है आपका ऐसे 1 लीटर होता है शायद। 1 लीटर होता है, क्या लीटर होता है, हमको भी याद नहीं आ रहा। अच्छा 1 मीटर क्यूब के टर्म में ले चलते हैं अभी। हाँ 1000 लीटर होता है, सॉरी 1000 लीटर होता है। हाँ ठीक है, 1000 लीटर हो जाता है आपका। एक जो है आपको 1 डेसी लीटर, मिली सेंटी डेसी, हाँ ठीक है, आपको 1 डेसी लीटर जो है वो हो जाता है आपका कितना, 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मिली लीटर जो है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर आप 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लेते हैं, इसको 1 मीटर क्यूब लेते हैं आप इसका वॉल्यूम, तो इसमें जो आप कंटेनर, आप इसके अंदर जो वाटर भरिएगा, वाटर आप डालिएगा, तो उसका वेट कितना होगा आपका। जिसको मान लीजिए इसके अंदर है क्या है, इसके अंदर है पानी, पानी है इसके अंदर, ठीक है। तो उसका जो आपका जो क्या होगा, क्या बता रहे थे हम, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होगा इसका आपको हो जाएगा 1000 केजी। अगर आप इसको 1000 केजी जो होगा उसका मास जो है, आप इसके अंदर 1000 मास का आप पानी भर सकते हैं। आप इसको वजन करके देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। 1000 अपन 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 क्या बोलते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। इसका भी सिंपल फंडा है, ऊपर में आपका है क्या है, मास है तो मास का यूनिट केजी, नीचे है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एनी डाउट, नहीं डाउट, चलते हैं आगे। ये तो हो गया आपका ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में जब आप इसको सीजीएस में बदलिएगा, ठीक है। सीजीएस और ऐसा यूनिट के बारे में हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज वाला लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका अगर आप सीजीएस यूनिट में लिखिएगा, सीजीएस, ठीक है, तो उसमें जो आता है आपका 1 ग्राम पर मिलीलीटर क्यूब, सॉरी मिलीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब किधर से आया भैया, ठीक है। 1000 केजी है, मतलब इसमें ग्राम कितना होगा, 1000 केजी में ग्राम कितना होगा, 1000 केजी में ग्राम इंटू 1000, इतना ग्राम आ गया। और नीचे मीटर क्यूब है, इसको आपको कैसे में चेंज करना, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कचरा बहुत हो गया इधर, अच्छा कचरा को बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो हमें क्या पता है, 1 मीटर में 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब अगर आप लिखिएगा 1 मीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है, वो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर वहीं आप 1 मीटर क्यों, मतलब क्या, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। आप इसका कैसे निकालेगा वॉल्यूम, अगर आपको क्यूबॉइडल सरफेस है तो क्या होता है, एज का क्यूब, साइड का क्यूब, क्यूब में सर क्यूबॉइड बोल रहे हैं, क्यूब में तो क्या होता है, साइड का क्यूब मतलब L इंटू बी इंटू एच की जगह क्या हो जाता है, S इंटू एस इंटू एस, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो वहाँ क्या उसका जो यूनिट होता है वो 3 बार मल्टीप्लाई होता है, तब वहाँ पे क्यूब बैठता है। वैसे जब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब ये क्यूब बैठा मतलब कि हमको सेंटीमीटर का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 ये आ गया सेंटीमीटर। तो जब आप इसको पुट कीजिएगा सीजीएस में बैठाने के लिए,
जब उसको तोड़ के पुट कीजिएगा तो 1000 इंटू 1000 ग्राम बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, ये क्या आ गया? आप 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया आपका? सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। क्या बचा आपका? घंटा कुछ बचा, आपको बचा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। घंटा नहीं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस आपका यूनिट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बैठेगा। अब वहीं पे अगर हम लोग वुड डालते हैं, इसको भी मिटा दिया जाए। वुड ने पहले बर्फ डाल के देख लेते हैं। आइस का जो छोटा भाई, ये बड़ा छोटा भाई बोलेंगे ना, लिक्विड है वो सॉलिड है। अगर हम लोग इसमें वाटर की जगह क्या डालें, हम लोग वाटर की जगह हम डाल लेते हैं आइस। तो उसका अगर आप वेट की जगह कुछ 980 या 980 ग्राम्स आएगा, शायद 980 ग्राम्स आएगा, केजी आएगा, 980 केजी आएगा। सॉरी, ग्राम तो बहुत ज्यादा कम हो गया, बैड जॉक। 980 केजी आएगा आपका, ठीक है। कितना वॉल्यूम में? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो इसका तो सिंपल आप वहीं से समझ सकते हैं। तो इसका जो आपका डेंसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डेंसिटी, ये कहा, डेंसिटी जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 980 केजी पर मीटर क्यूब। और जो आपका अगर वुड होता है, वुड लकड़ी, उसका हो जाता है 780, शायद 780 या 700, हमको एग्जैक्ट याद नहीं, आप लोग बुक में देख सकते हैं। अब सब कुछ इधर ही बता दिया जाएगा तो आप लोग पढ़िएगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है आपका, क्योंकि आपको YouTube में कुछ नहीं मिलने वाला है पूरी तरह से। जब तक आप उसको पढ़िएगा नहीं, आपके दिमाग में ना तो वो रहेगा, ना ही आपको YouTube आपको उससे दिमाग में घुसेड़ सकता है। तो अब इसको थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो ये जो हो गया आपका डेंसिटी हो गया, या हो गया। अब आयरन का क्या होता है? आयरन का हो जाता है आपका, आयरन का हो जाता है 7800 केजी पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी का इससे भी ज्यादा, शायद कुछ 10,000 के आसपास है। हमको एग्जैक्ट बोले ना यार, एग्जैक्ट इतना याद रहता तो हम आपकी क्लास में थोड़ी होते, हम कहाँ होते आते होते। तो अब थोड़ा ये आयरन हो गया। और डेंसिटी समझ में आ गया। अब एक और डेंसिटी से मिलता जुलता टर्म क्या है आपका? रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी है आपका, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी जो हम लोग में, तो आप इस क्या कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी में? रिलेटिव मतलब क्या? उससे मिलता जुलता, लेकिन किससे मिलता जुलता है यहाँ पे? यहाँ पे द डेंसिटी of a substance with respect to water, H2O, ठीक है। H2O तो सबको पता है, वाटर होता है। जिसको नहीं पता है तो हमें माफ करना, ओम सायरा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, डेंसिटी हो जाए रिलेटिव डेंसिटी। तो मतलब क्या हो गया आपका? रिलेटिव डेंसिटी रिस्पेक्ट, मतलब डिवाइड करना, तो रिलेटिव डेंसिटी मान सकते हैं हम लोग निकाल जैसे वुड का, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव उसका रिलेटिव रिश्तेदार वाला डेंसिटी, उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका रिश्तेदार। जैसे कि आपके जैसे स्कूल में मार्क्स आता है, आपके रिश्तेदार कॉल करते हैं, उससे आपके बेटे का कितना नंबर आया, तो आपको तो उस टाइम लगता है कि मुंह फोड़ देना चाहिए वो रिश्तेदार का है वरना मेरा। अच्छा, आगे बेटे का इतना आया, मेरे बेटे का तो इतना आया, ओ मेरा। आपकी मम्मी तो फिर उसके बाद ले गरम, उसके बाद ले डंडे, और दिन रात पढ़ाए, ना मोबाइल ना कुछ। तो वैसा नहीं करना है। इधर भी रिलेटिव डेंसिटी हमेशा ऐसा ही होता है, हर जगह रिलेटिव। लेकिन यहाँ पे तो नहीं होता है, क्योंकि ये सब बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि आप मान लीजिए आप वुड लिए ना, वुड का रिलेटिव डेंसिटी, तो आपका वुड आ जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वुड हो जाएगा कुछ 780 था, हम बोले थे 780 कुछ है, ऐसा कुछ है, बाय 1000। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका डेंसिटी लिखना केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी केजी पर मीटर क्यूब,
यूनिट तो कैंसिल हो गया, कहानी खत्म हो गई, यूनिट का कोई यूनिट नहीं बचा, इसका कोई यूनिट नहीं लिखा, यूनिट लिखे तो इसमें आपका नंबर कटेगा, और डेंसिटी में अगर यूनिट नहीं लिखे तो आपका नंबर कटेगा, गजब है ना। तो इसका आपका हो जाएगा 0.78 रिलेटिव डेंसिटी। सिंपल आप अगर यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, या कुछ नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ऊपर में अगर आपको लिखा हुआ है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिलेटिव डेंसिटी। अब चलते हैं हम लोग फ्लोटेशन में, जो आपको तुरंत समझ में आए, छोटा टॉपिक है। मिटे जा रे मिटे जा। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज है। ग्रेविटेशन तो हो गया, फ्लोटेशन में घुस ही गया, बस कंप्लीटली घुसना है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसके बाद आपका जो है आपका बुओयंसी हो जाएगा, उसके बाद कुछ आपका आ जाएगा यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी भी हो गया, बुओयंसी है, रिलेटिव डेंसिटी तो हो ही गया, और बचा आपका क्या, वही एक छोटा सा टॉपिक है कि सिंक कब करेगा, फ्लोट कब करेगा, एकदम सरफेस पे कब रहेगा, ये है आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका, क्या हो गया, रेड कैप इसमें कहाँ से गया, काला कैप किधर गया पता नहीं। अच्छा, रेड को रेड पे लगा देते हैं ना, जा मर जा जा। तो चलते हैं अब हम लोग कहाँ पे, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन जो है, तो फ्लोटेशन तो बाद में देखते हैं हम लोग, पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है, उससे पहले बुओयंसी, UOUYANCY क्या था रे, बुओयंसी बुओयंसी बुओयंसी, हाँ याद आ गया, उसका जो था BOYNCY, सही बोल रहे थे, लेकिन क्या करें, अंग्रेजी, हम लोग तो अंग्रेज नहीं है। बुओयंसी, बुओयंसी स्लैश बुयांट फोर्स, फिर से फोर्स आ गया, ठीक है, ये हम लोग को देखना है। तो इसमें जो है, इसमें एक और साइंटिस्ट के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, आर्किमिडीज, जो नहाते नहाते नंगे दौड़ गए थे, यूरेका यूरेका करते करते, मिल गया मुझे बुओयंसी मिल गया, बुओयंसी ने उसको मतलब राजा टास्क दिया था कि एक गोल्ड स्मिथ था जिसको वो क्राउन बना दिया था, तो क्राउन में कितना वो सिल्वर डाला और कितना गोल्ड डाला वो पता करना है, और वो सही अगर मात्रा पता कर लिया तो वो उसका सर बच जाएगा, अगर वो गलत किया तो उसका सर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर वो गलत सही बताया तो वो बेचारा गोल्ड स्मिथ खत्म। तो अब बुओयंसी क्या होता है आपका, उसका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन जो आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जिसके कारण आपको नंबर मिलने वाला है, तो ये जो होता है आपका, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये होता है आपका बुओयंसी, ठीक है। जैसे कि अगर आप लेते हैं एक वेसल लेते, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक सब्सटेंस ऐसे रख दीजिए, आप पकड़ लटका के, कोई लोहा का कोई भी मेटल शीट, और यहाँ पे उसका अंदर क्या बचती है, वाटर, ठीक है। तो आप जब इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा, तो आप जैसे जैसे उसको अंदर डाल जाते, जैसे आप अगर आपके अंदर अगर आपके घर में अगर कुइया या वेल बोलते हैं, कुआं है, तो उसके अब अंग्रेजी में तो वेल बोलते हैं, वेल एक वेल होता है, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छे हैं, आई एम वेल, एक वेल डन, अच्छा काम किया, एक वेल मतलब कुआं, अब अंग्रेजी ऐसा ही है तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका, आप जैसे जैसे इसको अंदर डालते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप इसको अंदर डालेंगे तो इसका वेट वैसे वैसे कम हो जाता है। आप अगर बाल्टी डालते जैसे कुआं में पानी खींचने के लिए, तो जैसे जैसे आप उसको अंदर डालते हैं वैसे वैसे क्या आपको हल्का लगने लगता है। वो क्यों, क्योंकि वहां पे बुओयंसी आपका नीचे से जो है, नीचे से आपका फोर्स पड़ता है, वहां पे वाटर जो है अपना फोर्स लगाता है, यहाँ तक कि एयर भी अपना फोर्स लगाता है, क्योंकि हर फ्लूइड पे के पास बुओयंसी होता है। बुओयंसी किसके से पास होता है, एवरी फ्लूइड, एवरी फ्लूइड, हर फ्लूइड के पास क्या होता है, बुओयंसी, यहाँ तक कि हवा के पास, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप बहुत, अगर आपको अगर ऊपर से अगर आप अगर स्काई डाइविंग करते, जब आप नीचे गिरता कोई आदमी, तो वहां देखते हैं आप
कैसे हर कुछ ऊपर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका एयर का बोयंसी काम करता है। एयर क्या हो गया आपका, हो गया वहां पे एक फ्लूइड हो गया एयर, तो एयर क्या करता है अपना बोयंसी वहां पे उसका काम करता है, इसलिए उसका हल्का लगता है बॉडी वहां पे। ठीक है, तो हर फ्लूइड के पास तो वैसे ही जैसे जैसे आप अंदर डालते हो वैसे वैसे बोयंसी बढ़ते जाता है। ठीक है, ये होता है बोयंसी। अब फोर्स है, फोर्स तो है, अब हमको क्या पता करना है यहाँ पे, फोर्स है तो फोर्स को मेजर भी तो करना जरूरी है। बिना फोर्स को मेजर किए तो कुछ नहीं होगा। तो इसका मेजर करने का दो तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप स्प्रिंग बैलेंस लगा दीजिए, इसको और थोड़ा नीचे बना देते हैं तब अच्छे से आपका डायग्राम बन जाएगा। जैसे कि यहाँ हो गया आपका वेसल, पानी भरा है इसमें, यहाँ पे आप स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस जिसमें एक हुक लगा रहता है, इससे आप जो है आपका जो आप जो लेंगे मेटेरियल उसको सस्पेंड करके यहाँ पे उसका वैल्यू लिखा रहता है। तो यहाँ पे जितना वो वेट है उसका न्यूटन, आपका न्यूटन वेट मिलेगा, और जितना पानी के अंदर जाने के बाद जितना वेट होगा आप उस दोनों को मेजर करके माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेट WEIGHT वेट बिफोर, वेट नॉट मास, न्यूटन में है तो क्या होता है वहां वेट होता है, वेट बिफोर सबमर्जिंग, क्या बोलेंगे उसको, सबमर्जिंग बोलते हैं उसको, सबमर्जिंग मतलब आप समझ सकते हैं इसको, जो आपका कॉम्प्लिकेटेड भाषा जिसमें आपको नंबर मिलता है वो होता है सबमर्जिंग, और जो आपका उतना भाषा है जिसमें आपको समझना है, आपको कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में, वो होता है आपका सिंकिंग। ठीक है, जिससे हम भी याद रखते हैं वैसा ही है। ठीक है, हम भी ऐसे ही याद रखते हैं, हमको कौन सा साइंटिफिक टर्म बार याद रहता है, जब जरूरी पड़ता है एग्जाम के बैठने से पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आप दोनों का वेट, और एक तो आप देखिएगा जब ये नीचे चला जाएगा उस टाइम में आप रीड करके बताइएगा, उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका जो भी आएगा आंसर वो हो गया आपका बुओयंट फोर्स। और जो है इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो आपको बताया गया था वो अब देखते हैं हम लोग, इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया गया था। ठीक है, तो इसको एक और तरीका से आप समझ सकते हैं, आर्किमिडीज इसको थोड़ा और डिटेल में बताए थे इसको, कि जैसे आप इसको एक काम कीजिए, एक वेसल ले लेते हैं, यहाँ से पाइप निकाल डालते हैं, यहाँ क्या कहते हैं कंटेनर जिसमें पानी जमा हो जाए। ठीक है, और इसको पूरा ऊपर तक यहाँ तक फिल करते हैं, जहां तक इसका मतलब अगर ये एक थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो वो अगला कंटेनर में जमा हो जाए। ठीक है, तो आर्किमिडीज क्या बोलते हैं इसमें, कि आर्किमिडीज क्या करते हैं कि नहाते नहाते अपना बाथटब में बैठते हैं, तो बाथटब में बैठने के बाद देखते हैं कि जितना वॉल्यूम मेरा है उतना पानी बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब तो समझ सकते हैं कि आप जितना वॉल्यूम का सब्सटेंस अंदर डालिएगा, मतलब इतना वॉल्यूम है आप इसको अंदर डालेंगे तो उतना ही वॉल्यूम का पानी जो है बाहर निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका निकलने लायक जगह या जितना वो ऊपर उठ सकता है उतना ही ऊपर उठेगा जितना उसका वॉल्यूम है। तो सिंपल सा आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि आप अगर उस जगह में उतना स्पेस है, अगर आप वहां पे जैसे कि ट्रेन में होता है कि उस ट्रेन में अगर उतना जगह है, अगर एकदम भर चुका है, मतलब जैसा कोचम कुची में बैठते ही हम लोग, एकदम भर गया कि एक पाँव रखने का जगह नहीं, वहां पे एक और आदमी है तो क्या होगा, अगला साइड से एक आदमी बाहर निकल जाता है, जितना उसका एरिया था उतना बाहर निकल जाता है। ठीक है, ठूसा ठूसी का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ठूसा ठूसी ना करें, दूरी बनाए रखें, स्टे होम स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जितना वो अंदर जाएगा उतना ही वो पानी बाहर निकलेगा। तो सिंपल लॉजिक था, अगर कोई आम बंदा भी इसको बोल के बता देता तो महान बन जाता, लेकिन उस टाइम आर्किमिडीज थे महान जीनियस नहीं साइंटिस्ट, तो उनका बोलने वाला भाषा तो महान बन सकता है, लेकिन हाँ अगर हम लोग बोले तो हम लोग थे नालायक, हम लोग को कोई घंटा पूछने वाला। ठीक है, तो उतना ही अगर हम उसका अगर हमको बुओयंट फोर्स में जैसे हम बोले थे वेट मेजर करना रहता ना, तो वेट आप मेजर किसका करते हैं कि आपका इतना बुओयंट फोर्स, तो वो बताते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या स्टेट करता हूं कि क्या बोलेंगे, बुओयंट फोर्स BUOYANT बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर H2O
डिस्प्लेस्ड बाय द गिवन सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादातर दिमाग मत लगाइए, यही है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ यूज होता है। ये था आपका शॉर्ट में एकदम डिटेल, आपको ज्यादा कुछ दिमाग में लगाना ही नहीं है, एकदम इजी वे में बताएं। ठीक है, उसका एप्लीकेशन देखते हैं। उसका एप्लीकेशन क्या क्या उसका ऐप बनाया गया है। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कृपया डॉक्टर राइटिंग है, कृपया इस पर ध्यान न दें, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज्यादातर गौर करनी, तो ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए इसका पहला हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं इसका। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, दूध का प्योरिटी, मतलब प्योरिटी ऑफ मिल्क। और क्या होता है एक तो डेंसिटी मापने में। इसमें और बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, जैसे कि एक साथ इसमें होता है आपका हाइड्रोमीटर ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ही कुछ होता है, रुकिए हमको याद कर लीजिए। हाँ, हाइड्रोमीटर ही होता है। हाँ, तो हाइड्रोमीटर क्या होता है आपका, जो आपका क्या बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोमीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर, सॉरी ई आर होता है ना, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर। और एक का होता है एक और रिलेटिव डेंसिटी, जो हम आपको बताएं अभी। रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने में आप डेंसिटी मेजर कर सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी भी मेजर हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसलिए आपको ये सब चीज पहले बता दिया। आपको मैक्सिमम अगर आप रेफरेंस देखिएगा तो, या फिर आप एनसीईआरटी में भी ना, शायद पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया गया, उसके बाद लैक्टोमीटर डेंसिटी और इससे बताया गया, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको जल्दी आपके भेजे में घुस जाए। और आपका इसी को लेकर आपका जो है शिप्स और सबमरीन डिजाइन होता है। ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन। ठीक है, ये होता है, ये हो गया आपका एप्लीकेशंस। ठीक है, सिंपल भाषा में आपका सारा एप्लीकेशन मैंने थोप डाला आपके ऊपर। अब आप रट डालिए या याद कर डालिए या समझ डालिए, ये तीन चीजें अगर आप समझते हैं सबसे अच्छा है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग एक चीज समझते हैं, अब यहाँ पानी की बात हुआ तो डूबने का तो बात होगा ही ना, तो ये चीज कितना डूबेगा तो वो समझते हैं। तो हो जाता है आपका, क्या बोलता है उसको, फ्लोटेशन ना, फ्लोटिंग और सिंकिंग लिख सकते हैं। वाई डू सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। ठीक है, इन वाटर। अभी तो हम लोग बस वाटर में पढ़ना है। अगर आप अलग अलग सब्सटेंस, तो उसका डेंसिटी के मुताबिक होता है। जैसे कि अगर आपको बुओयंट फोर्स जो है ना, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बुओयंट फोर्स छूट गया टॉपिक, उसको पहले कर देते हैं ना। ठीक है, तो आपका फैक्टर अफेक्टिंग बुओयंट फोर्स। ठीक है, तो बुओयंट फोर्स को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है। तो पहले तो हम क्या बोले कि जितना वॉल्यूम वो अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम वो बाहर निकालेगा, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वाटर, सिंपल भाषा में। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं उसका वॉल्यूम उसको अफेक्ट करेगा। नंबर 2, वो जो वाटर जिस सब्सटेंस में आप डाल रहे हैं उसका भी तो मास अफेक्ट करेगा ना। आप जब वेट मेजर कीजिएगा, जैसे कि आपका ये वेसल हो गया ना,
यहाँ से जब आप वाटर कलेक्ट करेंगे, यहाँ से जब वो निकलेगा, जब आप उसको कलेक्ट करेंगे तो आप तो उसका वॉल्यूम तो पता है कि उतना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आपको पता है सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया हुआ, मान लीजिए कुछ 1 मीटर की वॉल्यूम दिया है आपको। यहाँ पे हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए वाटर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ और सब्सटेंस हुआ तो उसका आपको मास, आप वहां से उसका मतलब डेंसिटी समझ सकते हैं वहां से, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं वाटर है, वाटर डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपको अब यहां से क्या करना है, वाटर का मास फाइंड करना है पहले, ठीक है। तो मास क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल गया कितना वाटर, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना वाटर कलेक्ट होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम बता रहा है। यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा ये इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा, सेम होगा। यहाँ पे आप इसका हम लोग को पता चल गया कि वाटर जो यहाँ पे जमा है, यहाँ का वाटर जो जमा है उसका डेंसिटी जो है हमारा कितना है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये एक आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा, इससे ध्यान से समझिएगा इसको। इसका डेंसिटी हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी, 8 नहीं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। आपको डेंसिटी पता है, वॉल्यूम गिवन है, आपको मल्टीप्लाई कीजिए, मास निकल गया, मास निकल गया। अब आपको क्या बोला है, वेट ऑफ लिक्विड। वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू, ग्रेविटेशन में चलिए, ग्रेविटेशन में, ठीक है, W इज इक्वल टू क्या होता है हमारा mg। वेट हो गया हमारा मास इंटू ग्रेविटी। तो ये जो हो गया आपका W इज इक्वल टू mg, ठीक है। ये जो आपका W इज इक्वल टू mg निकला, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा उसका कितना आपका वेट आया वाटर का। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल दैट वेट इज इक्वल टू बुयंट फोर्स। जी हाँ, आप लोग सही बोले। तो चलिए अब फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया, आपको दोनों चीज समझ में आ गया, आपका एक न्यूमेरिकल बनने लायक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। जबकि सबसे जो हार्ड न्यूमेरिकल्स होता है वो इतना ही हार्ड आएगा, अभी 9th में तो इतना ही मैक्सिमम हार्ड हम इतना ही देखें या तक हम सॉल्व किए। अगर आप लोग कुछ हाईफाई जैसे पियर्सन तो अलग ही लेवल का बुक है, अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, बहुत मजेदार बुक है वो, हमको तो मजा आता है, उसका मैथ्स बनाता है, ठीक है। तो अगर पियर्सन का आपको मैथ्स का अगर सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं नीचे, अगर नहीं चाहिए तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सबको CBSE में टॉप करना पहले, फ्यूचर का IIT इस सब के बारे में तो सोचता ही नहीं है। तो ग्रेविटेशन हो गया अब आपका, ये हो गया आपका व्हाई डू ऑब्जेक्ट सिंक एंड फ्लोट, इसका डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स सिंक और फ्लैट, ठीक है, सिंक और फ्लोट। तो सिंपल आपको समझ में आ गया बुयंसी क्या होता है। अच्छा एक चीज है, आपका जो जितना आपको वाटर में आपका जितना वाटर प्योर होगा उसका डेंसिटी उतना कम होगा, ठीक है। जितना उसमें सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट का डेंसिटी आप अगर किसी चीज में देखते हैं, अगर आप सॉल्ट घोल देते तो वो गाढ़ा बन जाता है, और ज्यादा पहले ज्यादा गाढ़ा बन जाता है। तो वो गाढ़ापन मतलब क्या, उसमें मिनरल्स ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है, वो डेंसिटी उसका ज्यादा है मतलब। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अगर NTSC का क्वेश्चन है, जैसे कि आपका दिया हुआ है, क्या दिया है आपका कि एक सी है, ठीक है, एक में है नॉर्मल वाटर, इसमें जो है आपका बोर्ड जो है, ये आपका बोर्ड उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं, सबसे ज्यादा इसमें अंदर गया है, ठीक है। ये जो है सॉल्टी है, मिनिमम मतलब थोड़ा बहुत है, इसमें थोड़ा ज्यादा ऊपर उससे, थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, थोड़ा ज्यादा ऊपर उससे, ठीक है। और ये जो है आपका बहुत ज्यादा सॉल्टी है, मैक्स सॉल्टी, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा मतलब उसमें फ्लोट ज्यादा करेगा। क्यों, फ्लोटेशन में आपका इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये आपका एक NTSC क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी सबसे ज्यादा बुयंट फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा बुयंट फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर जो होगा वो यहाँ होगा, फर्स्ट वाला में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वहीं डिस्प्लेस हो रहा है। समझ में आया, आ गया। ऐसे आप बोल सकते हैं कि वो तीनों में बराबर होगा,
अगर आपका तीनों का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि सबका डेंसिटी जो है अलग अलग है ना, ये बढ़ते जा रहा है और वॉल्यूम घटते जा रहा है, एक तरीके से डेंसिटी बढ़ ही रहा है, तो फिर तो होगा ही ना, ठीक है। लेकिन अगर आपका तीनों अलग अलग ऑप्शन, तो इसको मान लीजिएगा सिंपल भाषा में, फर्स्ट वाला, ठीक है। जब आपको नॉर्मल वाटर जहाँ पे सबसे ज्यादा वो सिंक किया, ओके, इज इट ओके? नहीं, सॉरी, डेंसिटी नहीं था, सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, माफ कीजिएगा। वहां पे आपका तीनों सेम वाटर है, तीनों, ठीक है, तीनों सेम वाटर है, लेकिन आपका जो इधर है ना वेट, जैसे आपका जो, अगर जितना आपका वेट बढ़ेगा इसका, नॉर्मल तो आप लोग समझ ही सकते हैं ना, जितना भारी चीज है वो उतना नीचे जाएगा, पानी में उतना ही नीचे जाएगा, तो इसका वेट मैक्सिमम है, इसका वेट इससे कम है, इसका वेट इससे और भी कम है, ठीक है। इसका वेट इससे कम और इसका वेट इससे कम है, तो ये सबसे ज्यादा नीचे जाएगा, तो सबसे ज्यादा बुओयंट फोर्स कहाँ अप्लाई होगा? इसमें, तीनों सेम वाटर, सॉरी ये अलग क्वेश्चन था। इसमें जो होगा, ये जो अभी जो क्वेश्चन बताया था पहले वाला, उसमें तीनों में सेम होगा, लेकिन जो ये क्वेश्चन है तीनों में जो है वाटर है, H2O लिख देता ना, अपना पढ़ने मन करता है, ठीक है। तो तीनों अगर वाटर ही है, तो सबसे ज्यादा वेट अगर इसमें है, तो ये सबसे ज्यादा नीचे गया, ये भी इससे कम गया, ये इससे कम गया, ठीक है, क्योंकि इसका वेट अलग था। तो सबसे ज्यादा बुओयंट फोर्स जो अप्लाई होगा वो यहाँ पे होगा, क्यों? क्योंकि इसमें मास ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, मास डेंसिटी सेम ही है सबका, तो यहाँ इसका मास अगर ज्यादा, सॉरी वॉल्यूम अगर ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, हमारा क्या, हमारा मास क्या हो गया था, हमारा डेंसिटी इंटू क्या वॉल्यूम आया था, यही ना था, हाँ यही था। तो यहाँ अगर डेंसिटी तो सेम है, वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब मास इंक्रीज होगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मास ऑफ वाटर इंक्रीज हुआ मतलब वेट तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा, तो W इज इक्वल टू mg, g कांस्टेंट है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इज इट ओके? यस ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका एक जो एनटीसी क्वेश्चन था। तो अब थोड़ा एक बार फ्लोटेशन हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। फ्लोटेशन जो है अब डिस्कशन होने वाला है, सबसे मजेदार चीज। आप लोग को रिलेटिव डेंसिटी याद है, उसका अगर आपके पास चार्ट कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या होता है आपका कि अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी ठीक है, लेस देन 1 हुआ, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 हुआ, तो क्या करेगा, ऊपर में फ्लोट करेगा, या जैसे कि वाटर हो गया, समझेगा। अरे फिगर अच्छे से बन जाना भाई, काश हम आर्टिस्ट होते, हम क्या कर सकते हैं, आर्टिस्ट नहीं ना है। जैसे कि आपका इधर हो गया, तो ऊपर में ऐसा फ्लोट करेगा, ऊपर में करेगा, ऊपर में जैसा का वुड होता है, उसका रिलेटिव डेंसिटी कम है, ऊपर फ्लोट करेगा। अब दूसरा है आपका, अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू 1, तो क्या करेगा, एकदम जस्ट ऊपर में सबमर्ज रहेगा, ऊपर में बस कुछ इस टाइप से यहीं पर रहेगा, वो एकदम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और किसी का डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हुआ, तो क्या करेगा, वो अंदर डूब जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन देन लोहा डालते हैं, नीचे चला जाता है वो, ठीक है। तो वो आ गया आपका रिलेटिव डेंसिटी। ये था आपका फ्लोटेशन सिंपल भाषा में। नहीं तो अगर आपको और इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो कृपया कर आप इसको सिंपल, अगर आपको बढ़ा के लिखना तो लिख दीजिए, क्या लिखना आपको कि इफ द डेंसिटी कंपैरिजन में नहीं, आपको बहुत जगह मिलेगा, आपको किससे कंपैरिजन में मिल जाएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए, हमको याद नहीं आ रहा। इसके कंपैरिजन में मिलेगा आपको पता चला, हमको तो पता चल गया। तो अब चलते हैं हम इसको लिखने। ये तो आपका रिलेटिव डेंसिटी सिंपल भाषा में आपको समझ में आएगा, सबसे इजी तरीका में आप बता सकते हैं किसी को, वो है रिलेटिव डेंसिटी। ये तो आप इसको एक सिंपल तरीका से बोल सकते हैं, जैसे कि बुओयंट फोर्स जो होता है मैक्सिमम का, वो क्या आपका हम बता दें, मैक्सिमम जो होगा वो जब यहाँ इतना जो थोड़ा सा चीज ऊपर रहेगा तब, ठीक है। तो वो इतना थोड़ा सा एकदम इतू सा रहेगा ना, एकदम इतू सा,
तब जो उसका बुएंसी ज्यादा हो गया, अगर वो चीज जैसे फ्रिक्शन का कंडीशन में होता है, जैसे कि हम यहाँ से ऐसे रगड़े कि हम इसको यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ, तो अगर हम फ्रिक्शन को रिकवर कर लिए तो हम आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन को अगर हम लोग रिकवर नहीं कर पाते तो वो वही रहता, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और क्या क्या था, रोलिंग फ्रिक्शन और कुछ ऐसा ही था ना, ये सब था, ऐसा फ्रिक्शन था। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, जैसे अगर वो बुओयंट फोर्स को रिकवर कर लिया, यानी उससे ज्यादा हो गया उसका वेट, बुओयंट फोर्स से अगर उसका वेट ज्यादा है तो वो नीचे चला जाएगा, और बुओयंट फोर्स से अगर कम है तो वो ऊपर चला जाएगा। और एक में आपका एक्टिविटी भी था, जिसमें आपका जो था कि जो आपका जो एक जो सेम अगर यहाँ पे एक डिस्टेंस पे है, यहाँ पे अगर कोई है तो उसका साइड से जो है, जैसे कि आप कोई हाइट लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप उसका हाइट लेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, उसका डेंसिटी इक्वल फोर्स अप्लाई करता है एक हाइट पे, और जैसे जैसे वो डेप्थ पे जाता है वैसे क्या होता है, फोर्स इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। वैसे वैसे वो ज्यादा पानी, जैसे आप छेद कीजिएगा, आपको याद होगा 8 क्लास का एनसीईआरटी का था ये एक्सपेरिमेंट कि आप एक बोतल लेते हैं, वैसे उसका एक ऊपर में छेद करते हैं, एक बीच में एक नीचे, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जो वाटर निकलता है वो होता है नीचे वाला में, क्योंकि वहाँ फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आपका एक वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। आपका एक और फॉर्मूला है आपका वाटर का, ये तो आपका डेंसिटी समझ आएगा, फ्लोटेशन, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वाटर से वो सिंक करेगा, जिसका डेंसिटी इक्वल होगा वो सिंपल सबमर्ज रहेगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। और जो है आपका रिलेटिव डेंसिटी के कंपैरिजन में, और अगर आप इसको सिंपल ऐसे भाषा समझाएंगे तो आप वही, अगर किसी का वेट जो है अगर उसका बुओयंट फोर्स को रिकवर कर लेता तो सिंक करेगा, ठीक है। और जो आपका एक फॉर्मूला होता है, हाँ, तो वो फॉर्मूला तो अभी आपका कोई काम का नहीं है, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइए, अगर आपको वो फॉर्मूला चाहिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और इसको एक और बार अगर आपको रिवाइज करना है तो एक बार बुक जरूर पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।